पिछले क्लास में जहाँ तक बात किए थे उससे आगे आज लेके चलते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मास, एम्पिरिकल मास, ये सब देखेंगे। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा मॉलिक्यूलर मास की। किसकी? मॉलिक्यूलर मास की, जिसकी हम बात करने चाह रहे हैं। मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर फार्मूला, किसकी बात करने चाह रहे हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला? मॉलिक्यूलर फार्मूला को कहते हैं बेटा, ये फार्मूला जो है ये एक्चुअल फार्मूला है। एक्चुअल फार्मूला ऑफ ए मॉलिक्यूल को ही क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। इट रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट एक्चुअल फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूल। एक्चुअल फार्मूला को रिप्रेजेंट करता है, ये एक्चुअल फार्मूला को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या बताता है? ये बताता है, एक्चुअल फार्मूला से मेरा कहने का क्या मतलब है? ये बताता है एक्चुअल नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स present in a different atoms of an element in a molecule। मतलब मॉलिक्यूल में अलग अलग एलिमेंट्स के कितने एटम मौजूद हैं, डिफरेंट एलिमेंट के, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे हम बात करें ग्लूकोज की, तो सब जानता है ग्लूकोज का फार्मूला, एक्चुअल फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। यहाँ देखो, ये जो इंडेक्स है ना, ये एक्चुअल फार्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ 6, यहाँ 12, यहाँ 6, ये एक्चुअल फार्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वास्तविकता में ग्लूकोज में कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। उसी तरह नाम सुने होंगे एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड बेटा? एसिटिक एसिड। हाँ, सिरका जिसको कहते हैं, विनेगर। ठीक है, क्या लिखते हैं बेटा? CH3COOH। इसको और शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? C2H4O2। तो देखो, ये जो C2 है ना, ये C2 है, ये H4 है, ये O2 है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में अलग अलग एलिमेंट के कितने एटम मौजूद हैं, इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये एक्चुअली में, वास्तविकता में इतना ही है, इसीलिए इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। ये एक्चुअल फार्मूला बताता है। ठीक है, उसी तरह और देखते हैं बेटा बेंजीन। नाम सुने हैं ना बेंजीन का? क्या होता है? C6H6। देखो तो यहाँ पर कितने हैं? कार्बन, हाइड्रोजन भी 6 हैं और कार्बन भी 6 है। मतलब कार्बन भी 6 हैं और हाइड्रोजन भी 6 है। तो ये एक्चुअल फार्मूला को जो रिप्रेजेंट करे उसी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, यहाँ से एक बात हमको पता चलती है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम निकाल सकते हैं कौन सा मास? मॉलिक्यूलर फार्मूला गिव मोलर मास। कौन सा मास? मॉलिक्यूलर मास। कौन सा मास बेटा? मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है मॉलिक्यूलर मास? कोई बोलेगा? कोई बताएगा मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास होता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। क्या होता है बेटा? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का मास बताएगा। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या देने वाला है आपको? मॉलिक्यूलर मास। क्या देने वाला है बेटा? मॉलिक्यूलर मास। कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास? जैसे यहाँ देखो, यदि हमने लिखा था ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में कार्बन कितने थे? 6, हाइड्रोजन कितने थे? 12, ऑक्सीजन कितने थे? 6। तो निकालो तो इसका मॉलिक्यूलर मास, निकालो। मॉलिक्यूलर मास को बेटा हम शॉर्ट फॉर्म में mm लिख रहे हैं, ध्यान देना। मॉलिक्यूलर मास को शॉर्ट फॉर्म में mm लिख रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला को शॉर्ट फॉर्म में mf लिख रहे हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास को शॉर्ट फॉर्म में mm लिख रहे हैं। बताओ कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। तो जोड़ो तो, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो कितना हो गया बेटे? सबको जोड़िएगा, ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 180। हमको याद है इसलिए हमने जल्दी लिख लिया। उसी तरह एसिटिक एसिड। आओ तो बेटा एसिटिक एसिड के बारे में बात करें। एसिटिक एसिड का क्या फार्मूला लिखा था बेटा? C2H4O2। आ रहा है समझ में? C2H4O2। बताइए तो कितना हो गया?
मोलर मास इसका, मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, बार बार मुंह से निकल जा रहा है मोलर मास नहीं, मॉलिक्यूलर मास। एक मॉलिक्यूल का मास ही मॉलिक्यूलर मास है। 2 इंटू कार्बन प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन, कितना हो गया बेटे, 2 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16, कितना आ जाने वाला है बेटा, ये 30 आ जाने वाला है। तो ये जो मास निकाल रहे हैं ना मॉलिक्यूलर फार्मूला से, वो कौन सा मास कहलाएगा, वो सिंपली कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास। सिंपली मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला से एक मॉलिक्यूल का मास हमको प्राप्त होता है। ठीक है, इसको इरेज करें। चलिए अब मेरी बात ध्यान से देखिएगा। अगली बात हम करते हैं इंपीरिकल मास की। किसकी बेटा, इंपीरिकल मास की। देखो या इंपीरिकल फार्मूला की, यहाँ देखो इंपीरिकल फार्मूला, कौन सा फार्मूला बेटा, इंपीरिकल फार्मूला। देखो यहाँ ध्यान से, हम किस फार्मूले की बात कर रहे हैं, इंपीरिकल फार्मूला, इंपीरिकल फार्मूला, इंपीरिकल फार्मूला। देखना शॉर्ट फॉर्म में EF लिख रहे हैं। ठीक है, ये क्या बताता है, इस सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल को बताता है। क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम, रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम of an element in a molecule। ठीक है, किसी एक मॉलिक्यूल में अलग अलग एटम के कितने अलग अलग एलिमेंट के कितने एटम जो सिंपलेस्ट रेशियो में मौजूद हैं, उसी को क्या कहते हैं, इंपीरिकल फार्मूला। जैसे ध्यान से सुनना, जैसे हम बात करें ना बाबू, ग्लूकोज का क्या फार्मूला लिखे थे, C6H12O6 लिखा था ना। इसका एक्चुअल में रेशियो क्या था बेटे, मतलब कार्बन हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का क्या रेशियो था। यहाँ जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो क्या है, बता दो तो जल्दी से। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रेशियो 6:12:6 है। इनको सबसे छोटा नंबर कौन है बेटा, 6 से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, 1:2:1। और इसी फॉर्मूले को इस पे जमा दो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे, तो कितना हो जाएगा बोलो, C1H2O1। और इसी फॉर्मूले को आप कहोगे इंपीरिकल फार्मूला। फिर से सुनो, यहाँ पर ग्लूकोज में कार्बन 6 थे, हाइड्रोजन 12 थे, ऑक्सीजन 6 थे। हमने क्या किया, इनका सिंपलेस्ट नंबर निकाल लिया। ये एक्चुअल नंबर है, ये एक्चुअल है। हमने इसको 6 से डिवाइड करके सिंपलेस्ट कर लिया और इस रेशियो को फिर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर जमा दिया। ये जो फॉर्मूला आया, ये क्या है, ये कौन सा फॉर्मूला है, इंपीरिकल फार्मूला। जबकि एक्चुअल नंबर यदि जमा हुआ है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। समझ में आ गया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल बताएगा और इंपीरिकल फार्मूला उसका सबसे सिंपलेस्ट होल नंबर में ही नहीं कि धर के इसको भी डिवाइड करना शुरू कर दिए 2 से, ये 1/2 कर लिए, ये 1 कर लिए, इसको 1/2। कभी भी एटम होल नंबर में ही होगा, फ्रैक्शन में मत ले लीजिएगा। ठीक है, होल नंबर में। आइए इधर बात करते हैं। जैसे एसिटिक एसिड की ही बात करें, तो एसिटिक एसिड का क्या फार्मूला लिखे थे हम, बोलिए क्या लिखे थे, C2H4O2। बोलिए तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के यहाँ कितने रेशियो हैं, 2:4:2। इनका एक्चुअल, ये तो एक्चुअल रेशियो है, ये तो एक्चुअल है। इसको सिंपलेस्ट करने के लिए 2 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा, 1:1। क्या इसको कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर जमा दें, क्या हो जाएगा, C1H2O1। और इसको कौन सा फार्मूला बोलेंगे बेटा, ये इंपीरिकल फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, इंपीरिकल फार्मूला। तो आपसे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि क्या दो कंपाउंड का, दो अलग अलग कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग हो, इंपीरिकल फार्मूला सेम हो सकता है। तो हाँ, हो सकता है। देखो, दो अलग अलग कंपाउंड है, उनका इंपीरिकल फार्मूला क्या आ गया, सेम आ गया। समझ में, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। आया समझ में,
आया समझ में? अब देखो इंपिरिकल फार्मूला से, यहाँ देखो इंपिरिकल फार्मूला से, इंपिरिकल फार्मूला क्या देने वाला है आपको? इंपिरिकल फार्मूला गिव आपको देने वाला है इंपिरिकल मास। कौन सा मास बेटा? इंपिरिकल मास, जिसको हम EM बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इंपिरिकल मास। केमिस्ट्री में मास और वेट में कोई फर्क नहीं होता, तो इंपिरिकल फार्मूला गिव इंपिरिकल मास। जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर मास देता है, वैसे ही इंपिरिकल फार्मूला क्या देने वाला है? इंपिरिकल मास। तो देखिए इंपिरिकल फार्मूला गिव इंपिरिकल मास। अब ये इंपिरिकल मास कैसे? जैसे यहाँ देखो आपने ग्लूकोज का इंपिरिकल फार्मूला क्या निकाल लिया था? C6H6। ग्लूकोज का इंपिरिकल फार्मूला, ग्लूकोज का C6H12O6 था। इसका इंपिरिकल फार्मूला क्या लिख लिया था? C1H2O1। जैसे ग्लूकोज हम यहाँ निकालते हैं, फिर से देखो ग्लूकोज का ग्लूकोज का क्या फार्मूला था? एक्चुअल फार्मूला C6H12O6 था। आपने इसको सिंपल करके 1 2 1 लिख लिया था और इसको कार्बन पर 1 2 1 जमा दिया था ऑक्सीजन पर। तो ये कौन सा फार्मूला हो गया था? इंपिरिकल फार्मूला। इंपिरिकल फार्मूला से आपको क्या मिलने वाला है? इंपिरिकल मास। कैसे निकालेंगे इंपिरिकल मास? कार्बन 8 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं बेटे? ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है ऑक्सीजन। तो कितने हो गए बताइए? कार्बन के हो गए 12, हाइड्रोजन के हो गए 2, ऑक्सीजन के हो गए 16। कितने हो गए टोटल? 30। तो ये जो सबसे छोटा मास आता है उसी को इंपिरिकल मास कहा जाता है। ये जो आपने निकाला इंपिरिकल फार्मूला से, ये कौन सा मास कहलाएगा? इंपिरिकल मास। कौन सा मास कहलाएगा बेटे? इंपिरिकल मास। कौन सा मास कहलाएगा? इंपिरिकल मास। और देखते हैं यहाँ देखो, जैसे ये देखो, ध्यान से सुनो, बहुत आसान है। यदि हम बात कर रहे हैं एसिटिक एसिड की, वही एग्जाम्पल जो अभी हमने लिया था उसी की बात करते हैं। एसिटिक एसिड, ध्यान से सुनो, एसिटिक एसिड क्या फार्मूला लिखा था हमने? CH3COOH। इसी को किस फॉर्म में लिख लिया था? C2H4O2। क्या लिख सकते हैं इसी तरह? ठीक है। इसका एक्चुअल फार्मूला क्या था? अभी बोला था आपने 4,2,4,2,4,2। ये क्या था? एक्चुअल नंबर था, एक्चुअल था ये। इसको सिंपल कैसे किया था? 2 से डिवाइड करके क्या आ गया? 1 2 1। और इसी को जमा दिया था तो कितने आ गए थे बताइए? C1H2O1। ये क्या था इसका? इंपिरिकल फार्मूला। और अभी इनका इंपिरिकल मास कैसे निकालेंगे? कार्बन कितने हो गए? 1 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हो गए? 1। तो कार्बन का हो गया 12, हाइड्रोजन का 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 1 × 16। क्या हो गया बेटा? 30। तो इस तरीका से हम इंपिरिकल फार्मूला से इंपिरिकल मास और मॉलिक्यूलर फार्मूला से मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। इंपिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट फार्मूला को बताता है किसी मॉलिक्यूल के, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल एटम को बताता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल फार्मूला को बताएगा, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को बताएगा, जबकि इंपिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एटम को बताएगा। इंपिरिकल फार्मूला से इंपिरिकल मास मिलेगा, सबसे छोटा मास मिलेगा, और मॉलिक्यूलर फार्मूला से एक्चुअल मास ऑफ मॉलिक्यूल मिल जाएगा। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? चले अब हम दो बातें करें। यहाँ देखो, यदि हम क्या करें, ध्यान से सुनना, यदि हम एक फैक्टर निकालें n एक फैक्टर है, ये बताता है कि इंपिरिकल मास मॉलिक्यूलर मास कितना टाइम्स है इंपिरिकल मास का। ये एक फैक्टर है जो बताता है मॉलिक्यूलर मास कितना टाइम्स है इंपिरिकल मास का। तो कैसे निकालें? ऊपर में रखेंगे मॉलिक्यूलर मास, नीचे में रखेंगे इंपिरिकल मास, और तब हमको क्या मिलेगा बेटे? n। फिर से सुने, हमने मॉलिक्यूलर मास को इंपिरिकल मास से डिवाइड कर दिया, हमको n मिला, और n हमेशा क्या होगा? इंटीजर। क्या होगा बेटा? इंटीजर, मतलब ये एक नंबर होगा। ठीक है,
जब इस नंबर को आप सीधे सीधी किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इंपिरिकल फॉर्मूला से, जब इस आप n को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। फिर से सुन लें, जब आप इस इंटीजर को इंपिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे अभी तो ये दोनों फार्मूले को ध्यान रखिएगा, ये दोनों फार्मूले को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इंपिरिकल फार्मूला से n निकालिएगा, इंपिरिकल मास निकालिएगा, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास यदि दिया है तो मॉलिक्यूलर मास में इंपिरिकल मास से डिवाइड करके n निकाल लीजिएगा और n को यहाँ पुट कीजिएगा और तब क्या निकाल लीजिएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ देखो, कहता है एक हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोकार्बन हैज 80% कार्बन एंड 20% हाइड्रोजन। कहता है फाइंड, पहला सवाल इंपिरिकल फार्मूला। याद रखना, जब भी ये परसेंटेज वाले सवाल देगा ना, जब भी परसेंटेज वाले सवाल देगा तो वो एक ही चीज़ पूछ सकता है, क्या, इंपिरिकल फार्मूला। कभी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला वो नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इंपिरिकल फार्मूला ही आ सकता है, सिंपलेस्ट फार्मूला ही आ सकता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए उसको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना होगा। तो चलिए, हाइड्रोकार्बन हैज 80% कार्बन एंड 20% हाइड्रोजन। कहता है कि इसका इंपिरिकल फार्मूला बताइए। फटाक से जब भी कभी परसेंटेज के सवाल हो तो कितना मान लीजिएगा, कितना एज्यूम कर लीजिएगा, एज्यूम कर लीजिएगा 100 ग्राम। कितना ग्राम? 100 ग्राम हाइड्रोकार्बन मान लिया। हाइड्रोकार्बन का मतलब CXHY, यही हाइड्रोकार्बन। हमको क्या ढूंढ के निकालना है? X और Y ढूंढ के निकालना है। इसके कितने टुकड़े कर दिए जाएं? इसके 2 टुकड़े। कार्बन का कितना हो गया? कार्बन कितना हो गया? 80 ग्राम। हाइड्रोजन कितना हो गया? 20 ग्राम। कहोगे ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि 100 मानते ही परसेंटेज नंबर में चेंज हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ 100 मोल मान लेते तो ये 100 मोल लिखते, इसको 80 मोल लिखते, इसको 20 मोल लिखते। यहाँ पर 100 ml मान लेते तो ये कितना हो जाता? 80 ml, और ये कितना हो जाता? 20 ml। तो समझ में आ रहा है, 100 मानने से हमेशा आसान होता है प्रॉब्लम। ठीक है, जब भी परसेंटेज रहे तो हमेशा 100 मान के चलिए। ठीक है, अब चलिए, कार्बन के वेट पता है तो इसके मोल निकाले जा सकते हैं। कार्बन के कैसे निकालेंगे? एक फार्मूला था ना, वेट बराबर, बोले थे ना, वेट बाय मोलर मास, वेट बाय मोलर मास, ये फार्मूला का यूज कर रहे हैं। बताइए कार्बन का मोल कैसे निकाल लें? 80/12 कितना आ जाएगा बेटा? 20/3 आ जाएगा। मतलब कितना आ गया? 20/3। और यहाँ पर हाइड्रोजन के मोल कैसे निकाल लें? 20/1, मोलर मास 1, कितना आ गया बेटा? बोलिए 20। अब इसको सिंपल कर लेते हैं। बताइए सिंपल कैसे करें? सिंपल करने का ट्रिक है, ये तो फ्रैक्शन में है ना, तो इनको सिंपल कर लीजिए। अगला तरीका यही है, सिंपल कर लें। सिंपल कैसे करें? सिंपल करने के लिए सबसे छोटा वाला संख्या मार्क कर लीजिए और उसी से सब में डिवाइड कर लीजिए। यही ना सबसे छोटा है, डिवाइड कर लीजिए। क्या डिवाइड करेंगे? सिंपल करने के लिए 20/3 में कितने से भाग दे दें? 20/3 से, इतने से ही डिवाइड कर लिए। कट के कितना आ गया? 1। और यहाँ 20 है तो इसमें भी कितने से डिवाइड कर लें? 20/3 से। क्या 3 ऊपर चला जाएगा? चला जाएगा। 20 से 20 कट जाएगा, ये कितना आ गया? 3। तो बताइए मेरा फार्मूला क्या आ गया? मेरा फार्मूला आ गया, मेरा फार्मूला क्या आ गया? और जो फार्मूला आया वो कौन सा फार्मूला है? इंपिरिकल फार्मूला। इंडेक्स बोलिए। कार्बन का 1, X के जगह 1 आया। और हाइड्रोजन का कितना आ गया बेटे? हाइड्रोजन का कितना आ गया? हाइड्रोजन का आ गया 3। आ गया समझ में? हाइड्रोजन का आ गया 3। क्लियर हुआ? अब मान लीजिए उसको आपको कुछ और पूछना होता, यदि उसको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछना होता, ठीक है, तो वो क्या करता? यदि उसको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछना होता तो क्या करता? वो क्या करता? एक और इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता। कहता है फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला इफ वेपर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कितना? वेपर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कितना? 15।
अब हमेशा वो सवाल वेपर डेंसिटी में देगा। वो इसलिए देगा बेटे कि वो जानना चाहता है कि आपको वो मोलर मास और वेपर डेंसिटी वाला फार्मूला याद है कि नहीं, कि भूल उल के खा गए। ठीक है, तो वो हमेशा इसीलिए ये देगा। क्या देगा? वेपर डेंसिटी बता देगा। तो सब जानता है मोलर मास इक्वल टू क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी के लिए 15 उठा के पुट किए तो 2 × 15 कितना हो गया बेटे? 30। मेरा मोलर मास तैयार है, मोलर मास तैयार है। इंपिरिकल फार्मूला हम निकाल चुके हैं, तो यहां से हम इंपिरिकल मास भी निकाल सकते हैं। कार्बन, 1 कार्बन प्लस 3 हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा? 12 प्लस 3 कितना हो गया? 15। आ गया समझ में? 15। अब हम क्या निकाल सकते हैं? एक फैक्टर n, मोलर मास डिवाइडेड बाय इंपिरिकल मास निकाल सकते हैं ना, बताया था ना अभी। मोलर मास के जगह 30 डिवाइडेड बाय इंपिरिकल मास के जगह 15 कितना आ गया बेटे? 2। देख रहे हैं ये इंटीजर आया। अब हमको कह रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए, तो क्या करें? जब n पता हो जाता है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकलता है? यस यस, आप लोग सही हैं। इंपिरिकल फार्मूला में सर आप इस n से मल्टीप्लाई कीजिए, डायरेक्ट आपको कौन सा फार्मूला आ जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। इंपिरिकल फार्मूला में n से मल्टीप्लाई करते ही ये क्या बन जाता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू कितना रख दें बेटा? 2 × CH3। क्या फार्मूला हो गया बोलिए? 2 से गुना कर दीजिए, क्या हो गया? C2H6। हाँ, सब लोग जानता है इसको इथेन बोलते हैं। आ गया समझ में? इसको क्या बोलते हैं? इथेन। समझ में आया? क्लियर है? ये क्लियर हुआ? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरीका का है, ध्यान से सुनेंगे कि ए हाइड्रोकार्बन हैज, थोड़ा सा हार्ड लेते हैं, ठीक है। ए हाइड्रोकार्बन हैज कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.67% और ऑक्सीजन 53.33%। ठीक है, कहता है फाइंड, पहला ही क्वेश्चन है फाइंड। बताइए परसेंटेज में डाटा है, क्या पूछ सकता है? इंपिरिकल फार्मूला। और तो उसकी औकात ही नहीं है। यदि वो परसेंटेज में डाटा दे रहा है तो औकात ही नहीं है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ ले। क्या पूछेगा? इंपिरिकल फार्मूला। तो देख रहे हैं, आपको पता है कि उसकी औकात क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में एग्जामिनर की औकात भी पता है आपको। इंपिरिकल फार्मूला इक्वल टू क्या होगा, यही पूछेगा ना। चलिए, तो हाइड्रोकार्बन आपको दे दिया इतना इतना इतना, कितना एज्यूम कर लीजिए फटाक से। हाइड्रोकार्बन कितना एज्यूम कर लीजिए? 100 ग्राम। 100 ग्राम एज्यूम कर लीजिए फटाक से। बताइए इसके कितने टुकड़े कर दिए जाएं? इस बार टुकड़े 3 होंगे ना, इस बार टुकड़े कितने होंगे? 3 होंगे। कौन कौन? कार्बन होगा कितना? 40। हाइड्रोजन होगा कितना? 6.67 और ऑक्सीजन कितना होगा? 53.34। आ रहा है 53.33 इतना होगा, सॉरी 53.33। अब बोलिए हम क्या करें? क्या इसको मोलर मास में कन्वर्ट कर दें? क्या इसको मोल में कन्वर्ट कर दें? कैसे मोल में कन्वर्ट करेंगे? मास दिया होता है तो मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बोलिए मोल ऑफ कार्बन कितना आ गया? 40/12। यहाँ मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा? 6.67/1। यहाँ कितना हो जाएगा मोल ऑफ ऑक्सीजन? बताइए 53.34 डिवाइडेड बाय 16। पता है ये कितना होने वाला है? ये होने वाला है 3.33। ये कितना होने वाला है? बोलिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 6.67। और यहाँ पर कितना आने वाला है? ये भी आने वाला है बेटा 3.33 के आसपास। ठीक है, अब बताइए सिंपल कैसे करें इसको सिंपल तो करना होगा क्योंकि हमको इंडेक्स रखना है। सिंपल तो करना होगा ना, तो क्या करें? सबसे छोटी वाली संख्या को क्या करें? अंडरलाइन कर लें और उसी से सब में डिवाइड कर देते हैं। बोलिए इससे इसमें डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 3.33 में डिवाइड कर दिया हमने 3.33 से। यहाँ 6.67 था, इसमें 3.33 से डिवाइड कर दिया। यहाँ 3.33 था, यही 3.33 से डिवाइड कर लिया। कितना आ गया बेटे? ये 1 आ गया। ये कितना आ गया? 2। और ये कितना आ गया? 1। यही इनका इंडेक्स हुआ। मतलब ये जो हाइड्रोकार्बन आपने माना था ना CXHYOZ, मतलब हाइड्रोजन X का इंडेक्स कितना हुआ? मतलब X कितना हुआ? 1। Y कितना हुआ? 2। Z कितना हुआ? 1। तो इंपिरिकल फार्मूला क्या हो गया बेटा? इंपिरिकल फार्मूला हुआ CnH2
O1। क्या इसका इंपिरिकल मास निकाल सकते हैं? जी हाँ, 1 इंटू कार्बन, 1 इंटू 12, 1 इंटू कार्बन प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस 1 गुना ऑक्सीजन। कितना लिखते हैं बोलिए जल्दी? 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस 1 इंटू 16 का कितना, ऑक्सीजन का कितना, 16। सबको जोड़िएगा तो कितना आ गया? 30। आया समझ में? सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बेटे? 30। कितना आ जाएगा? 30। यहां तक क्लियर है? शायद ये नीचे नहीं दिखा, शायद ये नीचे नहीं दिखा। यहां तक तो दिखा, यहां तक तो दिखा, शायद नीचे नहीं दिखा। हम यहां लिखते हैं, देखिए हम यहां लिखते हैं, घबराइए मत। तो इंपिरिकल फार्मूला क्या हो गया? इंपिरिकल फार्मूला ये जो इंडेक्स आया उसको बैठा दें, C1H2O1। बोलिए इंपिरिकल मास कितना आ गया? 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन। कितना लिखा जाए? 1 इंटू 12, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16। कितना हो गया बेटे? 30। ये इंपिरिकल मास। अब यदि उसको मन किया एग्जामिनर को कि आपसे मॉलिक्यूलर मास भी पूछे, उससे आप, अब इंपिरिकल फार्मूला तो हमने निकाल लिया, इंपिरिकल फार्मूला निकाल लिया। अब एग्जामिनर को मन है कि आपसे पूछे कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बता, तो तुमको सवाल करना चाहिए बिगिनिंग अवस्था में कि भाई इसके बारे में हम निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, मगर कोई और तो इंफॉर्मेशन दो। या तो तुम मोलर मास बता दो, नहीं तो क्या बता दो, नहीं तो वेपर डेंसिटी बता दो। दोनों में से एक चीज़ तो बताओ, तभी हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन इसी में आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए इसी में दूसरा वो एग्जामिनर दे रहा है, कहा कि हाँ हाँ आपका बात हम समझ गए, आप तेज आदमी हैं, आपका बात हम समझ गए, आपको जो चाहिए वो हम दे रहे हैं, आपको जो चाहिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम बोले कि करो जल्दी जल्दी करो, ठीक है। तो हम प्रोवाइड क्या किए? कहता है if molar mass is कितना बेटे? मोलर मास इज 60। if molar mass is 60, find empirical formula, find molecular formula, find MF। अब तो बहुत अच्छा, उसने मॉलिक्यूलर मास ही बता दिया। क्या बता दिया बेटा? मॉलिक्यूलर मास, सॉरी यहाँ गलती से लिखा गया मोलर मास। इफ मॉलिक्यूलर मास इज 60, फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। यदि मॉलिक्यूलर मास 60 है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालिए, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालिए। मोलर मास कितना दे दिया बेटा? बताइए मोलर मास कितना दे के रखा है उसने? 60। इंपिरिकल मास हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कितना बेटे? कितना बोलिए? 30। क्या ये दोनों को डिवाइड कर दें? ये दोनों को डिवाइड ही करते हैं तो n आता है। आया? कितना आ गया? n 2 आया। क्या आया? अब जैसी n आता है बेटे तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करते हैं? n टाइम्स ऑफ इंपिरिकल फार्मूला। n के जगह कितना उठा के रख दें? 2 C1H2O1। जरा गुना कीजिए तो कितना आ गया? C2H4O2। देखा सुना कंपाउंड है भाई। कौन हो गया ये बताइए तो? CH3COOH। देखे थे कभी? इसी को तो अभी एसिटिक एसिड कहा था, यही एसिटिक एसिड है। आया समझ में? एसिटिक एसिड, ये इसका एक्चुअल फार्मूला है, ये इसका एक्चुअल फार्मूला है। जबकि परसेंटेज से जो आया था वो क्या था? इंपिरिकल फार्मूला था। आ गया समझ में? क्लियर हुआ? आगे बढ़ें। आइए अब देखिए, अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं बेटा? केमिकल रिएक्शन की। ध्यान से सुनिएगा, केमिकल रिएक्शन की। इसको मिटा दें। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं बेटा? केमिकल रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जिसमें एग्जिस्टिंग बॉन्ड क्या कर जाता है? टूट जाता है, और नए बंधन क्या हो जाते हैं? बंध जाते हैं। उसी को कहते हैं रिएक्शन। रिएक्शन किसको कहेंगे? इफ एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स या ओल्ड बॉन्ड जिसको कह सकते हो, ओल्ड बॉन्ड भी कह सकते हो, पुराना बंधन। ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर
एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। यदि पुराना बॉन्ड टूट जाए और नया बंधन बन जाए तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा? केमिकल रिएक्शन। पुराना बंधन टूट जाए और नया बंधन बन जाए इसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे ये HCl है, HH है, इसने गलती से किसको देख लिया? Cl को। ये इसके प्रति अट्रैक्ट हुआ, ये इधर गया, इसने पुराना बंधन क्या कर लिया? तोड़ लिया और क्या बना दिया? H किसके साथ अब रहने लगा? Cl के साथ। और ये H किसके साथ रहने लगा? Cl के साथ। दो अलग अलग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। तो H की बुरी निगाह किस पर पड़ी? क्लोरीन पर। और ये क्लोरीन ने किसको देख लिया? इस X को। तो पुराना बंधन टूट गया और नए फॉर्म हो गए। इसी को क्या कहते हैं बेटा? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? आओ आगे देखते हैं। अगला टर्म है बेटा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो बैलेंसिंग बच्चे से सीखते आ रहे हैं और वही हीट एंड ट्रायल मेथड से। ठीक है, प्रॉब्लम यह है कि हम बहुत चीज़ भूल चुके हैं। ठीक है, तो एक बार हम रिवाइज करा देते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा, आपको रिकॉल हो जाएगा। और कुछ रिएक्शन आपको एज इट इज रटने हैं। ठीक है, बैलेंसिंग का सिंपली मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एटम वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। लैंग्वेज में इसको कॉपी करते हैं, लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ एटम्स of different element should be same on reactant and product side। मतलब अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम होने चाहिए वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या होने चाहिए बेटा? सेम होने चाहिए। जैसे हम एग्जांपल लिख रहे हैं, जैसे यहां देख N2 को हमने रिएक्शन कराया हाइड्रोजन से और क्या बनाया? अमोनिया। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? नहीं, क्योंकि यहां नाइट्रोजन 2 है और यहां 1 है। इंडेक्स देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? इंडेक्स नीचे वाला। यहां कितना लिखा हुआ है? 3। तो इसको बैलेंस करना पड़ता है बेटे। यहां 1 है, यहां 2 है, तो क्या करें बैलेंस करने के लिए? आगे लगाते हैं। ठीक है, आगे ही नहीं कि यहां बना के 2 लगा देते हैं। तो ये कितना हो गया? 2 और ये कितना हो गया? 6। तो यहां 3 लगा दिया। देखो सब बैलेंस हो गया। यहां 2 हो गया नाइट्रोजन, 3 2 जा 6, यहां 3 2 जा 6, सब बैलेंस हो गया। क्लियर हो गया? दूसरा देखो, जैसे हमने KClO3 को गर्म किया, क्या बना? KCl + O2। क्या रिएक्शन बैलेंस है? बिल्कुल नहीं। यहां 2 लगाए तो यहां भी कितना लगाना चाहिए? 2। और यहां कितना लगाना चाहिए? 3। रिएक्शन हो गया बैलेंस। क्या हो गया बेटा? देखो यहां 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन। ये नहीं कि यहां लगा दीजिएगा। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, रिएक्शन हो गए बैलेंस। ठीक है, उसी तरह आप Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट नाम सुने हैं क्या? NaHCO3, इसी को खाने वाला सोडा कहते हैं। इसको गर्म कर दीजिए, क्या होगा बेटे? बोलिए। Na2CO3 + CO2 + H2O। ये रिएक्शन मिटा रहे हैं, ये वाला डेफिनेशन हम मिटा रहे हैं। ठीक है, ये वाला हम मिटा रहे हैं। ठीक है, यहां देखें तो हमने लिखा CO2। ठीक है, क्या रिएक्शन बैलेंस है? नहीं है। यहां कितना लगाना होगा? 2। और रिएक्शन क्या हो जाएगा? बैलेंस। यहां CO2 कर लीजिए, यहां H2O कर लीजिए। छोटा छोटा लिखा गया है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आइए, यदि हम बात करते हैं, आप कभी नाम सुने हैं NaOH का रिएक्शन हमने करा दिया H2SO4 से। क्या बन गया? बोलिए, क्या बन गया? Na2SO4 + H2O। क्या रिएक्शन बैलेंस है? बिल्कुल नहीं। यहां कितना लगाना होगा? 2। और यहां कितना लगाना होगा? 2। देख लीजिए, सोडियम भी 2, सल्फर भी, सल्फेट 1, हाइड्रोजन 2 यहां 2 4 2 यहां, तो 4, 2 दूनी के 4, बैलेंस हो गया रिएक्शन। अब प्रॉब्लम यह है ना कि
अब बच्चा को ये पता नहीं होता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो बनेगा क्या। आपको ये रटना है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यदि रिएक्शन करेगा तो अमोनिया गैस बनता है। पब्लिक टॉयलेट में यही गैस महकता है, ठीक है। अब इसका नाम दे दिया पोटेशियम क्लोरेट। अब आप रोने लगिएगा कि पोटेशियम क्लोरेट क्या है, तो थोड़ी देर के लिए ध्यान रखिएगा। KClO3 को पोटेशियम क्लोरेट कहते हैं और जब इसको हीट करते हैं तो KCl+O2 बनता है। आ गया समझ में। तो ये सब कुछ रिएक्शन हैं जो आपको याद रखने होंगे। वैसे तो बहुत सारे रिएक्शन हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, मगर यहाँ पर कुछ कुछ रिएक्शन देख लीजिए। अगला होता है बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन या कंबस्चन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो कि इंपॉर्टेंट है। क्या है? कंबस्चन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अगला क्या होता है? कंबस्चन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का कंबस्चन। किसका कंबस्चन? कंबस्चन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ध्यान से सुनेंगे। कंबस्चन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को जलाना। इट इज ऑलवेज डन, ये हमेशा, इट इज ऑलवेज डन इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ये एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में करवाया जाता है। कंबस्चन ऑफ हाइड्रोजन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में करवाया जाता है, मतलब ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, ठीक है। यदि ऐसा करवा रहे हैं तो कार्बन हमेशा CO2 में चला जाएगा जो कि गैस है, ठीक है। हाइड्रोजन हमेशा वाटर में चला जाएगा। अब इसके फिजिकल स्टेट को डिसाइड करेंगे कैसे? वाटर तो 3 फॉर्म में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मगर यहाँ 2 ही फॉर्म हो सकता है, या तो लिक्विड नहीं तो वेपर। उसको डिसाइड कौन करेगा बेटा? टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर 100 डिग्री से कम है तो ये वाटर लिक्विड होगा। यहाँ जो H2O बनेगा वो कैसा होगा? लिक्विड। आ रहा है समझ में। मगर यदि टेम्परेचर मेरा 100 डिग्री से ज़्यादा है तो ये जो वाटर बनेगा ये वाटर कैसा हो जाएगा? वेपर। समझ में आ गया। तो यहाँ जो डिसाइड करने वाला फैक्टर है वो है टेम्परेचर, ठीक है। क्लियर हो गया। अब गुरु मंत्र याद रखिएगा। गुरु मंत्र याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? हम आपके गुरु है ना, या DC मंत्रा बोली, ठीक है। गुरु मंत्र याद रखिएगा। सिंपल सा रूल है कि सबसे पहले फर्स्ट बैलेंस करेंगे। फर्स्ट बैलेंस किसको बैलेंस करना है? कार्बन को। किसको बैलेंस करना है? सेकंड में किसको बैलेंस करना है? सेकंड बैलेंस हाइड्रोजन को। और लास्ट में किसको बैलेंस करना है? लास्ट में बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। आ गया समझ में। ये रूल हैं जिसको आपको फॉलो करने हैं, जिसको आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। आ गया समझ में। क्लियर हुआ। चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये वाला इरेज कर रहे हैं। अब हम बात करें जैसे एक एग्जाम्पल से। जैसे हम बोले CH4 है, इसको ऑक्सीजन में जलाए, क्या बना? CO2+ वाटर। चेक कीजिए, कार्बन चला गया CO2 में, हाइड्रोजन चला गया ऑक्सीजन में। बताइए कार्बन बैलेंस है? जी हाँ, एक इधर एक इधर। उसके बाद हाइड्रोजन चेक कीजिए, हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर 2 है, तो यहाँ कितना लगा दे बेटा? 2, ठीक है। इधर ऑक्सीजन, लास्ट में ऑक्सीजन, इधर कितना ऑक्सीजन? 2 इधर 2 इधर 4, मगर इधर 2, तो यहाँ कितना लगा दें? 2 लगा दें, और रिएक्शन हो गए बैलेंस। आ गया समझ में। इसको कंबस्चन रिएक्शन करते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। यदि अल्कोहल ले लिया C2H5OH, इसको ऑक्सीजन में जलाया, क्या बनेगा बेटा? CO2+ H2O। यहाँ भी CO2+ H2O। कोई भी हाइड्रोकार्बन को जलाओगे तो हमेशा CO2+ H2O ही बनेगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो। सबसे पहले कार्बन को, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 1 है, तो यहाँ कितना लगा दें? 2, बैलेंस हो गए। आ गया समझ में। हाइड्रोजन अंधा की तरह नहीं देखिएगा, 5 है, 1 6, और यहाँ 2, तो यहाँ 3 लगा दिया, बैलेंस हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन चेक कीजिए, इधर 4 और इधर 3 5, मगर यहाँ ऑलरेडी 1 मौजूद है, तो यहाँ पर कितना लगा दें? 2 लगा दें। देखिए इधर भी 4 और यहाँ एक 5, इधर भी 5। आया समझ में। यदि नहीं समझ में आया तो मेरा एक ट्रिक भी याद रखिएगा। C2H5OH प्लस O2 क्या किए? CO2 प्लस H2O। आ गया समझ में। यहाँ आप इसको Z मान लीजिए थोड़ी देर, ठीक है। यहाँ 2 लगा चुके थे, यहाँ 3 लगा चुके थे, ऑक्सीजन को ही बैलेंस करना था ना। अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1, यहाँ कितना ऑक्सीजन हो गया? 2Z। आ रहा है समझ में। बराबर यहाँ कितना हो गया? 4, यहाँ कितना हो गया? 3। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 2Z
2z इजकल टू 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 कितना हो गया बेटे 6 हो गया। तो 2z बराबर कितना हो गया 6, 4 और 3 7, और यहाँ एक ऑक्सीजन कितना हो गया बेटे 6। तो z बराबर कितना हो गया 3। तो यहाँ 3 लगाएंगे ना बेटे, 3 लगाएंगे ना, तो यहाँ 4 और 3 7, ठीक, यहाँ 3 लगाएंगे, आ गया। और यही 3 आप यहाँ उठा के रख दीजिए, आया समझ में, यहाँ 3 लगाएंगे। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो इधर, यदि एसिटिक एसिड को आप जला रहे हो, किसको जला रहे हो, एसिटिक एसिड को, ध्यान से, एसिटिक एसिड को पानी में, एसिटिक एसिड को जला रहे हो ऑक्सीजन में। एसिटिक एसिड का क्या फार्मूला होता है, CH3COH, इसको ऑक्सीजन में जलाया, क्या बनेगा बोलो, CO2 प्लस H2O, यही बनेगा ना। कार्बन कितने हैं बताओ, 1 और 1 2, तो यहाँ कितने लगा लिए 2। हाइड्रोजन 3 और 1 4, तो यहाँ कितना लगा लिए 2। अब बताओ ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ट्रिक से ही बैलेंस करो, यहाँ ऑलरेडी Z मान लो। बताओ यहाँ कितने ऑक्सीजन है 2, प्लस यहाँ कितना ऑक्सीजन हो गया 2Z, बराबर यहाँ कितना ऑक्सीजन हो गया 4, प्लस यहाँ कितना ऑक्सीजन हो गया 2। सॉल्व कर लो, कितना आ गया 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2Z बराबर कितना आ गया 4। तो Z बराबर कितना आ गया 2, और उठा के यहाँ 2 रख देंगे, बैलेंस हो गया। आ गया। कभी कभी हमको वेरिएबल में भी बैलेंस करना होता है, जैसे CXHY प्लस O2, बताओ ये किस में जाएगा CO2। कोई भी हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो किस में जाएगा CO2 प्लस वाटर में, CXHY प्लस O2 CO2 प्लस वाटर, इसको बैलेंस करो और XY के टर्म में ही बैलेंस करो, वेरिएबल के टर्म में ही बैलेंस करो। तो बताओ क्या करें, यहाँ हाइड्रोजन कार्बन कितने हैं X, तो यहाँ भी कितने लगा दिए गए X। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, कार्बन कितने हैं X, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं Y, तो यहाँ कितना लगा दे बेटा, यहाँ कितना लगा दे y/2, कितना लगा दे y/2। देखना आधा हो गया ना, बैलेंस हो गया ना, यहाँ y 2 कट जाएगा, y बचेगा। अब बचा ऑक्सीजन, बोले थे ना फर्स्ट कार्बन को फिर हाइड्रोजन को, अब लास्ट में ऑक्सीजन को। मान ले बेटा इसको Z, क्या मान ले Z, मान ले इसको Z, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन बोल कितने हो गए ऑक्सीजन 2Z हो गए, 2Z बराबर यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए बोलो 2x प्लस यहाँ कितने हो गए y/2। क्या इस 2 को नीचे ला सकते हैं, हाँ ला सकते हैं। तो Z बराबर 2x प्लस y/2 डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं, हाँ। तो Z बराबर 2 को एक बार इसमें दे सकते हैं, तो कितना हो गया 2x/2 प्लस y/2/2, 2 यहाँ आ गया बेटा तो 4 हो गया, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। Z बराबर क्या हो गया x प्लस y/4, और यही हुआ बैलेंसिंग, ठीक है। तो ये रहा हाइड्रोकार्बन का बैलेंसिंग, ये रहा मोलर मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इंपिरिकल फार्मूला और इंपिरिकल मास, इनमें रिलेशन, ठीक है। अगले क्लास में हम सीखेंगे एनालिसिस ऑफ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, उसके बाद हम सीखेंगे बेटा स्टोकियोमेट्री, और उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट। इस तरह ये चैप्टर हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू, अगले लेक्चर में मिलते हैं।